डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स में प्लांट कम्युनिटी पादप समुदाय के विभिन्न लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम यह देखेंगे कि पादप समुदाय का अध्ययन कैसे किया जाता है, उसके अध्ययन की क्या विधियां हैं। एक पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन के लिए उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, आवास स्थली तथा समुदाय के प्रकार के अनुसार कई विधियों का उपयोग किया जाता है। मतलब वह किस भौगोलिक संरचना में उगता है, वहाँ की आवास स्थली कैसी है और वहाँ समुदाय के क्या प्रकार है, इसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले उस समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की सूची बनाई जाती है और अनेक पारिस्थितिकी कारकों का अध्ययन किया जाता है। जो प्रमुख विधियां हैं समुदाय के अध्ययन की, वह निम्न प्रकार हैं। पहली है क्वाड्रेट मेथड। इसमें किसी भी नियत क्षेत्र एवं आकार के ढांचे को क्वाड्रेट कहते हैं। यह गोल या आयताकार हो सकता है। यह चाहे स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है या गोल हो सकता है। इसमें चारों तरफ कीले गाड़कर एक निश्चित आकार ले लिया जाता है। उसके चारों तरफ कीले गाड़कर डोरी से बांध दिया जाता है। इसको या तो फिर लकड़ी की फ्रेम लगा दी जाती है। इस फ्रेम के चारों तरफ जो क्वाड्रेट का न्यूनतम माप है वह लिया जाता है और उसके क्वाड्रेट की निश्चित संख्या भी ज्ञात की जाती है। तो सर्वप्रथम छोटे आकार का क्वाड्रेट बनाकर धीरे धीरे उसका आकार बढ़ाया जाता है। उस प्रत्येक माप में हर एक क्वाड्रेट में प्रत्येक प्रजाति की संख्या नोट करते हैं और हर एक प्रजाति के कितने पादप है यह भी नोट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सूचना हमको प्राप्त होती है उसके आधार पर प्रजातियों की संख्या और क्षेत्रफल के बीच एक वक्र खींचा जाता है, जिससे प्रजाति क्षेत्रफल वक्र कहा जाता है, स्पीशीज एरिया कर्व कहा जाता है। यह सर्वप्रथम जिकार्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है, न्यूनतम संख्या के निर्धारण हेतु पादप समुदाय में अनेक न्यूनतम माप के क्वाड्रेट्स डाले जाते हैं और हर एक क्वाड्रेट में प्रजातियों की संख्या नोट की जाती है। हर एक प्रजाति में इस तरह से एक कर्व बना के उसकी कैलकुलेशन की जाती है। वीवर और क्लेमेंट्स के अनुसार 3 प्रकार के क्वाड्रेट होते हैं। एक तो लिस्ट क्वाड्रेट, सूची क्वाड्रेट। इसके अंदर क्वाड्रेट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों के नाम अंकित किए जाते हैं, उसकी सूची की जाती है। एक होता है गणना क्वाड्रेट। इसमें प्रजातियों के नाम व उनके पौधों की संख्या ली जाती है। और एक है तालिका चार्ट क्वाड्रेट। इसमें पौधों की सही स्थिति और उनके घेरे हुए क्षेत्र को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है। यदि पादप समुदाय में किसी तरह का बदलाव नहीं आता है तो उसको परमानेंट क्वाड्रेट भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वाड्रेट विधि के द्वारा किसी भी एरिया क्षेत्रफल में कितने प्रजाति उपस्थित है, उनकी संख्या क्या है और उसके क्षेत्रफल क्या है, उसके में एक वक्र खींचकर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। दूसरी विधि जो है वह है ट्रांजैक्ट विधि या ट्रांजैक्ट मेथड। एक सीधी रेखा और पट्टी को ट्रांजैक्ट कहा जाता है। पादप समुदाय की जो संरचना और स्तरण की जानकारी के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका अध्ययन सामान्यतः पहाड़, सघन वनों, जलाशय और समुद्री किनारों पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। घास के मैदानों में रेखा ट्रांजैक्ट विधि का उपयोग किया जाता है, जबकि घने जंगलों में बेल्ट ट्रांजैक्ट विधि का उपयोग किया जाता है। क्लैपमैन के अनुसार यह लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 16:1 होता है। ट्रांजैक्ट को प्राय छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है और इसके पश्चात रेखा को छूने वाले पौधों का वितरण और पट्टी में उपस्थित पौधों का विवरण लिखा जाता है। इस विधि में पादप प्रजातियों की आवृत्ति और कुल संख्या इसमें से ज्ञात की जा सकती है। तीसरा मेथड है वह है प्लॉटलेस मेथड। इस विधि का उपयोग प्रायः तब किया जाता है जब किसी पादप समुदाय में क्वाड्रेट के न्यूनतम माप का निर्धारण करना कठिन होता है। इसे कॉटम और कॉर्टिस ने प्रस्तुत किया था। यह सघन वनों में उपयोग किया जाता है। एक नुकीली छड़ का उपयोग करते हैं और इस छड़ को अध्ययन क्षेत्र में रैंडमली फेंक दिया जाता है। ज़मीन में जिस जगह यह गिरती है उसके चारों तरफ के क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित करके छड़ से निकटतम पौधे की दूरी नाप ली जाती है। इसका जो सूत्र है वह निम्न प्रकार है। इसमें आवृत्ति अगर निकालनी है
तो बिंदुओं की संख्या जिस पर प्रजाति उपस्थित है अपॉन कुल बिंदुओं की संख्या मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हमको औसत दूरी निकालनी है तो समस्त प्रजातियों की दूरी अपॉन बिंदुओं की संख्या इंटू 4। औसत क्षेत्र निकालना है तो औसत दूरी को हम स्क्वायर कर लेते हैं। समस्त प्रजातियों की वास्तविक वो जो सघनता है डेंसिटी निकालनी है तो 100 इंटू 100 अपॉन औसत क्षेत्र वर्ग सेंटीमीटर में। फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो समस्त बिंदुओं से प्राप्त प्रजाति के पौधे की संख्या अपॉन बिंदुओं की संख्या इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर प्रजातियों की एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालनी है, परम सघनता निकालनी है, तो अपेक्षित सघनता इंटू वास्तविक सघनता डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से जो 3 मेथड है इसके द्वारा क्वाड्रेट का या प्लॉट का या फिर बाइसेक्ट का ट्रांजेक्ट का जो मेथड है उसके द्वारा किसी भी पादप समुदाय का जो संख्यात्मक गुण है उनका अध्ययन किया जाता है। कम्युनिटी में अंत में है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी। पादप समुदाय का वर्गीकरण क्या होता है? तो क्लेमेंट्स के अनुसार पादप समुदाय को निम्न प्रकार से उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। क्लेमेंट्स जो है इकोलॉजिस्ट, उन्होंने पादप समुदाय का निम्न रूप से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। सबसे पहला है प्लांट फॉर्मेशन। यह एक प्रमुख पारिस्थितिकी इकाई माना जाता है। इसे प्लांट फॉर्मेशन कहा जाता है। किसी एक प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र में पूरी तरह से विकसित पादप समुदाय को पादप समासंग या फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सदाहरित वर्षावन, घास, कटीले वन, घास स्थल, यह सब पूरे उसके पादप फॉर्मेशन कहलाते हैं। यहाँ पर विभिन्न जलवायु कारक पौधे को पूर्णतया प्रभावित करते हैं और ये जो फॉर्मेशन होता है इसमें जो चरम और स्थायी पादप समुदाय मौजूद रहते हैं, जहाँ पर की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एक समान होती है। यहाँ के लाइफ फॉर्म और ग्रोथ फॉर्म्स भी एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्णपाती वनों के जो सभी प्रभावी पादप प्रजाति है उसकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, जबकि जो मरुस्थल है उसमें जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं उनकी पत्तियाँ कटीली होती है। तो इस प्रकार से जलवायु के प्रभाव के कारण वहाँ पर जो उपस्थित पादप है वह उस पूरे क्षेत्र के प्लांट फॉर्मेशन को डिसाइड करता है। यहाँ पर जो है इन सामूहिक जो प्रारूप संरचना एक प्रकार की ही होती है। इसमें पर अलग अलग फ्लोरिस्टिक संगठन पाए जा सकते हैं, उसमें थोड़ी भिन्नता होती है, परंतु ओवरऑल लुक अगर हम देखें तो वह एक ही तरह की पादप प्रजाति वहाँ पर बहुतायत से पाई जाती है। दूसरा है इसमें पादप सहसंघ प्लांट एसोसिएशन। यह पादप समासंघ की एक सब क्लास कही जाती है। इसमें सामान्य जलवायु के अतिरिक्त सब क्लाइमेटिक कारक भी मुख्यतः इन पौधों को प्रभावित करते हैं और यह एसोसिएशंस में एक साथ रहते हैं। यहाँ पर वनस्पति जात संगठन में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है और ऐसा देखा जाता है कि 2 या 2 से अधिक प्रभावी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के सदाबहार शीतोष्ण वन है वहाँ पर पाइनस एक्सेला और सिट्रस देवदार दोनों ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एबिस पिंड्रो और पाइसिया मोरिंडा भी वहाँ पर सहसंग में पाए जाते हैं। तो एक ही प्रजाति डोमिनेंट न होकर एक से अधिक प्रजाति प्रभावी पाई जाती है। इसी तरह विभिन्न स्थानीय आवासों के आपसी संबंधों के आधार पर सहसंघ को आगे भी विभाजित किया गया है, फेसिएशन और लोसिएशन। फेसिएशन मतलब वहाँ पर सामान्य जलवायु में स्थानिक विविधताओं से संबंधित पादप समुदाय को फेसिएशन कहा गया है, और लोसिएशन मतलब सब डोमिनेंट प्रजातियों में भिन्नता के कारण पादप समुदाय में जो स्थानीय स्तर पर परिवर्तन आता है उसको लोसिएशन कहा गया है। तीसरा प्रकार है इसमें, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉन्सोसिएशन, सहसंघ। या एक सहसंघ में स्थानीय मृदा कारक, तापक्रम और वर्षा के बदलाव के कारण अनेक समुदाय बन जाते हैं और ऐसे जो समुदाय हैं उसमें एक ही प्रभावी पादप प्रजाति पाई जाती है। इस प्रकार के समुदाय में जिसमें केवल एक ही प्रभावी प्रजाति हो उसे सहसंघ कहा जाता है। यह सहसंघ में अनेक समुदाय होते हैं और प्रत्येक समुदाय में केवल एक ही प्रजाति का पादप है वह प्रभावी होता है। फॉर एग्जाम्पल शंकुधारी वन में अनेक समुदाय पाए जाते हैं, परंतु उनमें से प्रत्येक समुदाय में अपनी अलग अलग प्रभावी प्रजाति पाई जाती है। तो प्लांट फॉर्मेशन में क्लाइमेक्स जो चरम सीमा पर जो स्थायी पादप मौजूद है वह पाया जाता है। प्लांट एसोसिएशन में
वह पादप पाया जाता है जिसमें सब क्लासेस भी बन जाती है और हर एक क्लास की अपनी एक प्रमुख प्रजाति होती है। ससंग में वह एक स्थानीय मृदा कारक और तापक्रम के हिसाब से वहाँ पर हर एक ग्रुप में अपनी एक ही प्रभावी प्रजाति पाई जाती है। चौथा है इसका सोसाइटी। इस प्रकार के समुदाय में जिसमें एक या एक से अधिक उप प्रभावी पादप प्रजातियां उपस्थित होती है उसे समाज कहा जाता है। इस प्रभावी प्रकार के ससंग के साथ कुछ उप प्रभावी प्रजातियां भी पाई जाती है। इसमें जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो प्रभावी प्रजातियों से अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल घास में अंडरश्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं। ऐसी जंगलों में क्रिप्टोगेम्स भी होते हैं, शाक भी होते हैं और झाड़ियाँ भी होती है। तो एक टोटल सोसाइटी है जिसमें कई तरह की उप प्रजातियाँ भी अपने आप को एग्जिस्ट करती है और वहाँ पर ये बहुतायत से पाई जाती है। तो इस तरह से यह जो है 4 जो प्रकार हैं, यह क्लासिक कम्युनिटी के प्रकार है, समुदाय के प्रभार है। और यह छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर इनके टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। जैसे प्लांट फॉर्मेशन किसे कहते हैं, प्लांट एसोसिएशन किसे कहते हैं, फेसिएशन और लोसिएशन क्या होता है, ससंग किसे कहते हैं और प्लांट सोसाइटी किसे कहा जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिटी चैप्टर, जिसमें हमने कम्युनिटी के कैरेक्टर्स के साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ स्टडी ऑफ कम्युनिटी भी हमने स्टडी किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।